कहानियों की उस दुनिया में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं द द कहानीबाज। कहानीबाज। नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं द कहानीबाज और हमारे आज के उपन्यास का नाम है अंधेरे बंद कमरे और इसे लिखा है मोहन राकेश जी ने। तो आइए चलते हैं अध्याय 1 की ओर। 9 साल में चेहरे काफी बदल जाते हैं और कोई कोई चेहरा तो इतना बदल जाता है कि पहले के चेहरे के साथ उसकी कोई समानता ही नहीं रहती। मैं 9 साल के बाद दिल्ली आया तो मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे लिए ये एक बिल्कुल नया और अपरिचित शहर हो। जिन लोगों के साथ कभी मेरा रोज का उठना बैठना था, उनमें से कई एक तो अब बिल्कुल ही नहीं पहचाने जाते थे। उनके नए नक्श वही थे, मगर उनके चेहरे के आसपास की हवा बिल्कुल और हो गई थी। हम लोग कभी आमने-सामने पड़ जाते तो हल्की सी हेलो 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 के बाद एक दूसरे के पास से निकल जाते और हेलो कहने में भी केवल होंठ ही हिलते थे, शब्द बाहर नहीं आते थे। कई बार मुझे लगता कि शायद मेरे चेहरे की हवा भी इस बीच इतनी बदल गई है कि परिचय का सूत्र फिर से जोड़ने में दूसरे को भी मेरी तरह ही कठिनाई का अनुभव होता है। हालांकि कुछ लोग ऐसे थे जो काफी खुलकर मिले और जिनसे काफी खुलकर बातें हुई, मगर उनके पास बैठकर भी मुझे महसूस होता रहा कि हम लोगों के बीच कहीं एक लकीर है, बहुत पतली सी लकीर जिसे हम चाहकर भी पार नहीं कर पाते और उसके इधर-उधर से हाथ बढ़ाकर ही आपस में मिलते हैं। कहाँ क्या बदल गया है ये ठीक से मेरी समझ में नहीं आता था, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे थे कि उनके चेहरे मोहरे में ज़रा भी फ़र्क नहीं आया था। मेरे बाल कनपटियों के पास से सफ़ेद होने लगे थे, मगर उनके बाल अब भी उतने ही काले थे जितने 9 साल पहले। यहाँ तक कि कभी-कभी मुझे शक होता था कि वे सिर पर हिजाब तो नहीं लगाते, मगर उनके गालों की चमक भी वैसी ही थी और उनके ठहाकों की आवाज़ भी उसी तरह गूंजती थी। इसीलिए मुझे मजबूरन सोचना पड़ता था कि हिजाब वाली बात भी गलत ही होनी चाहिए। फिर भी कई क्षण ऐसे आते थे जब वे परिचित चेहरे मुझे बहुत ही अपरिचित और बेगाने प्रतीत होते थे। हरबंस को 9 साल के बाद मैंने पहली बार देखा। उसका चेहरा मुझे और चेहरों के बनिस्पत कहीं ज़्यादा बदला हुआ लगा। उसके गालों का मांस कुछ थलथला गया था, जिससे वो अपनी उम्र से काफ़ी बड़ा लगने लगा था। उसे देखते ही पहला विचार मेरे दिमाग में ये आया कि क्या मैं भी अब उतना ही बड़ा लगने लगा हूँ? उसके सिर के बाल काफ़ी उड़ गए थे, जिससे उसे देखते ही सिलिक्रीन के विज्ञापन की याद हो आती थी। मैं उस समय संध्या हाउस के स्टॉप पर बस से उतरा था और कॉफ़ी की एक प्याली पीने के इरादे से कॉफ़ी हाउस की तरफ जा रहा था। तभी पीछे से अपना नाम सुनकर मैं चौंक गया। पीछे मुड़कर देखते ही हरबंस पर नज़र पड़ी, तो मैं और भी चौंक गया। मुझे ज़रा भी आशा नहीं थी कि इस बार दिल्ली में उससे मुलाकात होगी। 9 साल पहले जब मैं यहाँ से गया था, तब से मेरे लिए वो विदेश में ही था। मैं सोचता था कि मेरे एक और दोस्त की तरह जिनसे पोलैंड की एक विधवा से शादी करके वहीं घर बसा लिया है, वो भी शायद बाहर ही कहीं बस बसा गया होगा। जाने से पहले वो कहता भी यही था कि अब वो लौटकर इस देश में कभी नहीं आएगा। हरबंस तुम? मैं ठिठक कर उसके लंबे डील-डॉल को देखता रह गया। वो हाथों में 2-1 पैकेट सँभाले बहुत उतावली में मेरी तरफ आ रहा था। उसकी चाल में वही पुरानी लचक थी, जिससे मुझे उसका बदला हुआ चेहरा भी उस समय बदला हुआ नहीं लगा। मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने मेरा हाथ नहीं पकड़ा। अपनी पैकेट वाली बाँह मेरे कंधे पर रखकर मुझे अपने साथ सटा लिया। "अरे! तुम यहाँ कैसे?" मधुसूदन उसने कहा। "मैंने तो समझा था कि तुम अब बिल्कुल अखबारवनीस ही हो गए हो और दिल्ली में तुम्हारा बिल्कुल आना-जाना नहीं होता। 3 साल में आज मैं पहली बार तुम्हें यहाँ देख रहा हूँ। हम लोग जनपथ के चौराहे पर खड़े थे और मैं बत्ती का रंग बदलने की राह देख रहा था। बत्ती का रंग बदलते ही मैंने उसकी बाँह पर हाथ रखकर कहा, आओ, पहले सड़क पार कर लें। मेरा ये सुझाव उसे अच्छा नहीं लगा, मगर उसने चुपचाप मेरे साथ सड़क पार कर ली। सड़क पार करते ही वो रुक गया, जैसे कि अपनी सीमा से बहुत आगे चला आया हो। मैं एक तरह से 9 साल के बाद यहाँ आया हूँ।
मैंने कहा बीच में मैं 2-4 बार 1-1 दिन के लिए आया था मगर वो आना तो ना आने के बराबर ही था। मगर मुझे लगा कि उसने मेरी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखें मेरे कंधों के ऊपर से सड़क के पार किसी चीज को खोज रही थी। तुम बाहर से कब आए हो? मैंने पूछा। मैंने तो सोचा था कि तुम अब बाकी जिंदगी लंदन या पेरिस में ही कहीं काट दोगे। जाने से पहले तुम्हारा इरादा भी यही था। ये कहते हुए मुझे सहसा नीलिमा के नाम लिखे उसके पत्रों की याद हो आई और मेरा मन एक विचित्र उत्सुकता से भर गया। मुझे आए 3 साल हो गए। वो उसी तरह मोटरों और बसों की भीड़ में कुछ खोजता हुआ बोला, बिल्कुल अब ये चौथा साल जा रहा है। मुझे किसी ने बताया था कि तुम लखनऊ के किसी दैनिक में हो। दैनिक का नाम भी उसने बताया था। मैंने एक आध बार सोचा भी कि तुम्हें चिट्ठी लिखूं मगर ऐसे ही आलस में बात रह गई। तुम जानते ही हो चिट्ठियां लिखने के मामले में मैं कितना आलसी हूं। मुझे फिर उन दिनों की याद हो आई जब वो अभी बाहर गया ही था। उन दिनों भी क्या वो चिट्ठियां लिखने के बारे में ऐसी बात कह सकता था। मेरे होठों पर मुस्कुराहट की एक हल्की सी लकीर आ गई और मैंने कहा, हो सकता है मगर इसमें सिर्फ नीलिमा की बात तुम्हें छोड़ देनी चाहिए। वो इससे थोड़ा सकपका गया। सहसा उसके हाथ इस तरह हिले जैसे अपनी खोई हुई चीज उसे भीड़ में नजर आ गई हो। मगर दूसरे ही क्षण उसके कंधे ढीले हो गए और उसके चेहरे पर निराशा की लहरें खिंच गई। तुम किसी को ढूंढ रहे हो? मैंने पूछा। नहीं, देख रहा हूं कि कोई स्कूटर मिल जाए तो तुम्हें अपने घर ले चलो। उसका ये सोच लेना कि मुझे साथ घर ले जाने के लिए उसका मुझसे पूछना जरूरी नहीं है मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने तुरंत ही मन में निश्चय कर लिया कि मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा। आज हमारे यहाँ कुछ लोग खाने पर आ रहे हैं, इसीलिए मेरा जल्दी घर पहुंचना जरूरी है। वो बोला, नीलिमा तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। अभी 8 ही 10 दिन हुए जब हम लोग तुम्हारी बात कर रहे थे। मैं उससे कह रहा था कि जीवन भार्गव की तरह ये आदमी भी जिंदगी के दलदल में फंस कर रह गया। घर चलो तो वहां तुम्हें एक नया व्यक्ति भी मिलेगा जिससे मिलकर तुम्हें खुशी होगी। नया व्यक्ति? हमारा लड़का अरुण। वो अब 3 साल का होने जा रहा है। एक बार तुम्हें पहचान लेगा तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। आओ उधर स्कूटर स्टैंड पर चलते हैं। यहाँ पर खड़े खड़े कोई स्कूटर नहीं मिलेगा। मैं इस समय तुम्हारे साथ नहीं चल सकूंगा। मैंने कहा, फिर किसी दिन चलूंगा। क्या तुम मुझे घर का पता बता दो, मैं अपने आप किसी दिन पहुंच जाऊंगा। तुम्हारे यहाँ आने में मुझे कोई तकलीफ तो है नहीं। और ये कहते हुए मुझे उलझन हुई कि मेरी ये बात भी तकल्लुफ नहीं तो और क्या है। फिर किसी दिन खा खाओगे? वो थोड़ा खिंच गया। कल परसों जाकर लखनऊ से चिट्ठी लिख दोगे कि मुझे अफसोस है कि मैं तुमसे मिलने नहीं आ सका, और हो सकता है कि चिट्ठी भी ना लिखो। नहीं, अब इस तरह का मौका नहीं आ सकता। मैंने कहा, मैं लखनऊ छोड़कर दिल्ली में ही आ गया हूं। क्या? आश्चर्य से उसके हाथ का पैकेट गिरने को हो गया जिससे उसने किसी तरह संभाल लिया। तुम लखनऊ से नौकरी छोड़ आए हो? हाँ। कब से? वहां से रिवील हुए मुझे 10 दिन हो गए। पिछले मंगल से मैंने यहाँ न्यू हेरल्ड में ज्वाइन कर लिया है। अब दूसरा मंगल है। सच? हाँ, सच नहीं तो क्या। ये सुनकर नीलिमा तो बहुत ही खुश होगी। उसने दोनों पैकेट एक हाथ में लेकर दूसरे हाथ में से मेरी बाह को पकड़ लिया। इस वक्त तो तुम्हें हर हालत में ही मेरे साथ चलना ही है। नीलिमा को पता चलेगा कि तुम दिल्ली में हो और फिर भी मेरे साथ घर नहीं आए तो वो कितना बुरा मानेगी। आओ चलो। नहीं, इस वक्त तो मैं सचमुच नहीं चल चल सकूंगा। मैंने अपनी बाह उसके हाथ से छुड़ाते हुए कहा। अभी मैं बस से उतरा ही हूँ और पहले कॉफ़ी की एक प्याली पीना चाहता हूँ, और कॉफ़ी हाउस में मैंने किसी से मिलने के लिए भी कह रखा है। ऐसा कौन आदमी जिससे मिलना इतना ज़रूरी है एक आदमी। मैंने कहा, तुम उसे नहीं जानते। मुझे अपने पर गुस्सा आया कि मैंने फट से किसी का भी नाम क्यों नहीं ले दिया। झूठ बोलते वक्त जाने जबान कुछ जकड़ क्यों जाती है। इससे झूठ बोलने का सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है और दूसरे को भी फौरन पता चल जाता है कि बात झूठ कही गई। तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, वो बोला। कॉफ़ी की एक प्याली पी लो और उस आदमी को जिस किसी तरह टाल दो। घर तुम्हें मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। मैं अपना हट दिखा चुका था और किसी से मिलने की बात थी नहीं, इसीलिए मेरा मन हुआ कि अब मैं सीधा इसके साथ चला जाऊं। मगर अपनी बात मुझे रखनी थी, इसलिए मैंने कहा, अच्छा आओ वहाँ चलकर देख लेते हैं।
उससे 6 बजे मिलने की बात थी, वो नहीं मिला तो मैं तुम्हारे साथ चल लूँगा। अपनी तरफ से तो मैं उसके सामने सच्चा रहूँगा कि मैं वक़्त पर पहुँच गया था। हरबंस और उसके सारे साहित्य और कला संबंधी ज्ञान की बात मैं बम्बई में ही भूल आया था। दिल्ली आकर मैं अपने मित्र अरविंद के पास ठहरा था, जो उन दिनों एक हिंदी दैनिक में सहायक संपादक के रूप में काम कर रहा था। अरविंद कसाबपुरा में अपने प्रेस के एक दफ्तरी के साथ रहता था। दफ्तरी जिसे वहां सब लोग ठाकुर साहब कहकर बुलाते थे, कसाबपुरा के उस मुसलमान मोहल्ले में एक टूटे फूटे घर में नीचे की दो कोठरियों पर कब्जा किए हुए थे, जिनमें से आगे की कोठरी में अरविंद रहता था और पीछे की कोठरी में वो स्वयं अपनी पत्नी और 7-8 साल की लड़की के साथ रहता था। अरविंद खाना भी उसके यहाँ से ही खाता था और उसे कुल मिलाकर 75 रुपये महीने देता था। मेरे आने पर 25 रुपये महीने और देकर उसने मेरे खाने की व्यवस्था भी साथ ही कर दी। दफ्तरी की पत्नी, जिसे हम कभी ठकुराइन और कभी भाभी कहकर बुलाते थे, बहुत स्नेह और चाव से हमें खिलाती थी। कभी कभी तो मुझे लगता था कि वो अपने ठाकुर साहब को उतना अच्छा नहीं खाना देती जितना अच्छा हमें देती है। अरविंद की जब दिन की ड्यूटी होती थी तो वो दोपहर का खाना साथ दफ्तर ले जाता था, और जब रात की ड्यूटी होती थी तो ठाकुराइन 12-1 बजे आने पर भी उसे खाना गर्म करके ही खिलाती थी। खाना खाते समय अरविंद ठकुराइन से कुछ न कुछ चुहल करता रहता था। ठकुराइन, तरमाल तो तुम सब ठाकुर साहब को दे देती हो, हमारे आगे तो जो रूखा सूखा बच जाता है वही रख देती हो। वो कहता, अभी तुम तरमाल के लायक हो कहाँ लाला? ठकुराइन हंसकर कहती, अभी तो तुम बच्चे हो, तरमाल खाओगे तो बिगड़ नहीं जाओगे? तुम तो ठकुराइन सारी उम्र हमें बच्चा ही बनाए रखोगी, अरविंद कहता है। आखिर हमें किसी तरह बड़े भी तो होना है, हमें कभी तो कुछ खिलाया करो। जब खाने लायक हो जाओगे तो मांग कर नहीं खाओ। ठाकुराइन हंसती रहती, पतीली में से निकाल कर खा जाया करोगे। जिस दिन इतनी हिम्मत आ जाएगी उस दिन ठाकुराइन को नहीं पूछोगे, जहां पतीली देखोगे वहीं मुंह मारने लगोगे। कहते कहते ठकुराइन को न जाने क्या लगता कि वो सिर पर कपड़ा ठीक कर लेती, अपनी मैली धोती के सुराख भी वो जिस किसी तरह ढक लेती। इस तरह कहीं मुंह मारेंगे तो जूती नहीं खाएंगे, अरविंद कहता। पकड़े जाओगे तो जूती भी खाओगे, मगर जो जूती से डरता हो उसे तरमाल की बात नहीं करनी चाहिए। क्यों छोटे लाल? मैं हूं हाँ में उत्तर देकर कंबल ओढ़ लेता। ठकुराइन फिर कहती, हमारे छोटे लाल तो बिल्कुल साधु संत आदमी है, इन्हें तो रूखा सूखा भी ना मिले तो भी इनका पेट भरा रहता है। मेरा तो ख्याल है इन्हें भूख लगती ही नहीं। अरविंद मेरे चिकुटी काट देता, क्यों बे, बोलता क्यों नहीं? ठकुराइन ठीक कहती हैं, मैं कंबल उतार कर कहता। क्या ठीक कहती है? कि मुझे भूख नहीं लगती? आज सुबह गोभी की सब्जी इतनी अच्छी बनी थी, फिर भी मुझसे सिर्फ 2 ही रोटी खाई गई। धत तेरे की! अरविंद मेरे बालों में उंगलियां उलझाकर मेरे सिर को अच्छी तरह मल देता। तुझे गोभी के सिवा कुछ सोचता भी है? मैं चुप रहता, क्योंकि मुझे उस समय ये सूझ रहा होता कि कहीं साथ की कोठरी में ठाकुर साहब के खर्राटे सहसा बंद ना हो जाएं और मुंह से कुछ कहते ना कहते मुंह का जायका ही ना बदल जाए। ठकुराइन सिर पर कपड़ा फिर ठीक करती और आंखों ही आंखों में मुस्कुराती हुई कहती, ये देखने में जितने सीधे लगते हैं असल में उतने सीधे हैं नहीं। दुनिया भर के सब माल खाए हुए बम्बई रहकर आए हैं। यहाँ तो सुना है कि भांत भांत के पदार्थ मिलते हैं। अरविंद एक हाथ से कौर मुंह में डालता और दूसरे हाथ से फिर मुझे थोड़ा गुदगुदा देता और कहता, ठकुराइन, हमारी ना सही कभी तुम इसकी ही कुछ खातिर करो। ये भी क्या कहेगा कि हाँ, बम्बई के बाद दिल्ली में भी कुछ दिन रहे थे। इनसे कहो ये कहें अपने मुंह से, बस एक बार कह दे तो देखो ठकुराइन इनकी खातिरदारी के लिए क्या क्या नहीं करती। रोज कहे तो रोज उन्हें घी की पूरी बनाकर खिलाऊं। क्यों बे? अरविंद अपने जूठे गिलास में हाथ धोकर मुंह पर फेरता हुआ कहता, एक बार कह क्यों नहीं देता? तेरे बहाने हमें भी कुछ घी की पूरी मिल जाएगी। भाभी को तुम ऐसी वैसी मत समझना, इसका दिल गुर्दा बहुत बड़ा है। किससे कह रहे हो लाला? ठकुराइन उसके जूठे बर्तन उठाकर चल देती। बेचारे संत महात्मा के पेट में क्यों चूहे दौड़ाते हो? अभी तो इन्हें तुम नौकरी की ही बात सोचने दो।
नौकरी हो जाएगी तो दुनिया भर के तरमाल भी अपने आप उड़ाने को मिल जाएंगे। अभी इन्हें तुम रूखे सूखे पर ही रहने दो। ठकुराइन जाकर अपनी कोठरी का किवाड़ बंद कर लेती तो अरविंद कंबल ओढ़कर लंबा होता हुआ धीरे से कहता, ठकुराइन है रंगीन मिजाज, है कि नहीं? हाँ है। मैं कुढ़े हुए स्वर में कहता, अब मुझे सोने दो। अच्छा बताओ तुम क्या सोच रहे हो? अरविंद करवट बदलकर मेरे ऊपर को झुका था। नौकरी की बात सोच रहा हूं। तब वो मेरी जांग को हाथ से मसल देता, जैसे नौकरी की बात सोचने का यही वक्त है। तुम्हें पता होना चाहिए कि बेकार आदमी हर वक्त एक ही बात सोचता है। अच्छा यार, एक बात बताओ। उसका स्वर बहुत धीमा और रहस्यपूर्ण हो जाता है। अगर ठकुराइन को थोड़ा और टटोला जाए तो तुम्हारा क्या ख्याल है? इसे पटाया जा सकता है? मैं इसे गुस्से में धकेल देता। अब तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो। मैं तो समझता हूँ कि बस दाना डालने की बात है। वो सीधा पड़ा पड़ा कहता, अगर ठीक से दाना डाला जाए तो ऐसी कोई बात नहीं कि ठकुराइन मान ना जाए। मुझे नींद आ रही, इसीलिए कम से कम मुझे सो जाने दो। कहकर मैं करवट बदल लेता। लानत है ऐसी नींद पर। अरविंद भी निराश होकर करवट बदल लेता। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बोधे आदमी हो। और बहुत जल्दी ही उस वक्त कंबल से खर्राटे भरने की आवाज सुनाई देने लगती। मैं देर तक जगता हुआ आने वाले कल की बात सोचता रहा था। उन दिनों एक एक दिन मैं बहुत जुगत ब्योंत से काट रहा था। मासिक इरावती के दफ्तर में 150-200 की नौकरी मिलने की आशा थी, मगर संपादक महोदय हर रोज चाय कॉफी पिलाकर विदा कर देते थे और निश्चित बात का कुछ पता नहीं देते थे। शायद उन्होंने मेरी तरह किसी और को भी लटका रखा था और अपने मन में तय नहीं कर पा रहे थे कि किसे रखें और किसे मना करें। मेरी कुछ एक कविताएं उस पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी थी, इसलिए वे बात बहुत मुलायम ढंग से करते थे। जितनी देर मैं उनके सामने की कुर्सी पर बैठा उनसे बात करता रहता, उतनी देर मुझे यही लगता कि कल नहीं तो परसों से वो नौकरी मुझे जरूर मिल जाएगी। मगर उनके दफ्तर की सीढ़ियां उतरते ही मन पर निराशा का भूत सवार हो जाता। बंबई से आते समय जो 100 सवा 100 रुपये जेब में थे, वे अब समाप्त होने को थे और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि जब जेब बिल्कुल खाली हो जाएगी तो एक दिन भी किस तरह काटूंगा। इसलिए ठकुराइन के साथ अरविंद की चुहल से कभी कभी मेरा मन बहुत झुंझला होता था। नफस की भूख से पेट की भूख बड़ी होती है, ये सूत्र उन दिनों मुझे बहुत सार्थक प्रतीत होता था। मुझे गुस्सा आता था कि इतने बड़े सूत्र का अर्थ अरविंद की समझ में क्यों नहीं आता। कोठरी में रात को चूहे बहुत शोर मचाते थे। कभी कोई चूहा पैरों की तरफ चींची करता और फिर कंबल के ऊपर से गुजर कर सिर की तरफ आ जाता। अरविंद बिल्कुल निश्चिंत और बेखटके खर्राटे भरता रहता। साथ के कमरे में कोई कटोरी गिरकर झनझना उठती या ठाकुर साहब की चारपाई चरमराने लगती। मुझे वहां लेटे लेटे कई बार बहुत घुटन महसूस होने लगती थी। मैं कंबल से सिर निकालकर लंबी लंबी सांसें लेने लगता, क्योंकि मुझे अपना दम रुकता सा प्रतीत होता था। अरविंद और ठकुराइन के सारे मजाक चूहों की चींची के साथ मिलकर मेरे दिमाग की नसों को कुतरते रहते थे। मैं सोचता था कि या ठकुराइन सचमुच वही चाहती है जो अरविंद समझता है, कि वो चाहती है कि अरविंद के मन में सचमुच ठकुराइन को उस रूप में पाने की कामना जागती है। ठकुराइन का झाइयों से लदा हुआ चेहरा और ढीला पड़ा हुआ शरीर कुछ सचमुच उसके मन में इस तरह की कामना जगा देते हैं। और ठाकुर साहब के होते हुए ठकुराइन के मन में ऐसी कामना क्यों उठती है तो क्या? और ये सब सोचते हुए मेरे शरीर में एक झुरझुरी सी भर जाती। मुझे अपने गांव का वो पोखर याद आ जाता जिसके कीचड़ मिले पानी में सुअर मुंह मारते रहते थे और मैं उन्हें पत्थर मार मार कर भगाया करता था। मगर मेरे मरे हुए पत्थरों का उन पर उल्टा ही असर होता था। वो पोखर में उतर कर अपने को और भी कीचड़ में लथपथ कर लेते थे। तब मैं चाहा करता था कि वो पोखर किसी तरह सूख जाए, जिससे सुअरों का उसमें उतर कर अपने को कीचड़ में लथपथ करना बंद हो जाए। गर्मी के दिनों में मैं रोज देखता था कि पोखर कितना सूख गया है। कई बार ये देखने के लिए ही मैं तेज धूप में भी वहां चला जाता था, मगर पोखर अभी एक चौथाई भी नहीं सूख पाता था कि फिर बारिश हो जाती थी और पोखर फिर उसी तरह लबालब भर जाता था। पोखर में उतरते हुए सूअर अपनी थुथनियां उठाकर मेरी तरफ मुंह चिढ़ाने लगते थे और मैं अपनी बेबसी से खींचकर उन्हें और पत्थर मारने लगता था।
घर लौटने तक मेरे सब कपड़े कीचड़ से लथपथ होते और दहलीज से अंदर दाखिल होते ही मुझे ताई की डांट सुननी पड़ती थी। तू नहीं मानेगा कीचड़ से खेले बिना। गधू, गधे का ये रूपांतर उन्होंने मधु के वजन पर कर रखा था। इतनी बार मार खाई फिर भी तेरा यही हाल है। सुअरों के बीच एक सुअर तू भी है। और मैं थप्पड़ खाने से पहले ही थप्पड़ के डर से रोना शुरू कर देता था। कभी कभी रात की खामोशी में एक आवाज कोठरी की घुटन को कुछ कम कर देती थी। घर पर ऊपरी मंजिल पर बुढ़ा इबादत अली कभी कभी आधी रात को सितार बजाने लगता था। इबादत अली उस घर का मालिक था, मगर वो वहां किराएदारों से बदतर हालत में रहता था। जब पाकिस्तान बना था तो वो भी और कई लोगों की तरह अपना घर छोड़कर लाहौर चला गया था, शायद अपनी लड़की खुर्शीद की वजह से, कि हो सकता है अब हिंदुस्तान में रहकर वो उसकी ठीक से हिफाजत ना कर सके। इबादत अली की बीवी एक वर्ष पहले गुजर चुकी थी और खुर्शीद के अलावा उसके जो एक लड़का हुआ था वो भी 4 साल का होने से पहले ही चल बसा था। विभाजन से पहले वो खुद खुर्शीद के साथ घर के उस हिस्से में रहता था जो अब ठकुराइन के पास था, और बाकी हिस्सों में मुसलमान किराएदार रहते थे। वो घर उसके परदादा या लकड़दादा को मुगल दरबार से बख्शीश में मिला था और तब से वे लोग उसी घर में रहते आ रहे थे। सितार बजाना उनका खानदानी पेशा था। इबादत अली के पास वो तमगा भी सुरक्षित था जो उसके पूर्वज इम्तियाज अली को शहनशाह जहांगीर ने अपने हाथों से दिया था। सितंबर सन 47 के दंगों में जब घर के सब किराएदार घर खाली करके चले गए तो आसपास के लोगों के विश्वास दिलाने पर भी जब तक वे वहां हैं कोई उसका बाल बाका नहीं कर सकता, वो निश्चिंत नहीं हो सका था और एक शाम चुपचाप घर छोड़कर अपनी लड़की के साथ वहां से चला गया था। इस बीच पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थियों ने उसके घर पर कब्जा कर लिया। 3 महीने लाहौर में रहकर जब उसका दिल वहां किसी तरह नहीं लगा तो जिस तरह एक शाम गया था उसी तरह एक शाम अपनी लड़की को लिए हुए दिल्ली लौट आया। आते उसने शायद ये नहीं सोचा था कि उसके अपने घर में ही उसके लिए जगह खाली नहीं होगी। यहाँ आकर जब उसने देखा कि उसके अपने घर में आए हुए मेहमान अब उस घर के मालिक बने हुए हैं तो उसे बहुत नागवार गुजरा। तभी से उसके दिल के दौड़े पड़ने लगे। वो कुछ दिन पीछे की गली में मस्जिद कसाब के यहाँ रहा। बाद में कस्टोडियन को अर्जियां दे देकर उसने किसी तरह का घर का ऊपर का हिस्सा खाली करा लिया और अपनी लड़की के साथ वहां चला आया। घर के हिंदू किराएदार उससे यूं भी खार खाते थे और मुसलमान का छुआ पानी पीने में उनका धर्म भी जाता था, इसलिए वे उसे या उसकी लड़की को आंगन के पंप से पानी नहीं भरने देते थे। बूढ़ा इबादत अली तो इस पर सब्र कर जाता था, मगर उसकी लड़की को ये बर्दाश्त नहीं था। वो कई बार जानबूझकर ऊपर के पंप को छोड़कर नीचे के पंप से पानी भरने चली आती थी, जिससे सारे घर में कोहराम मच जाता था। खुर्शीद की उम्र मुश्किल से 15 या 16 साल की थी, मगर उसका शरीर इतनी जल्दी निखर आया था कि वह देखने में 19-20 से कम की नहीं लगती थी। वह तंग मोरी का पैजामा और लहरिया दुपट्टे के साथ आधी बाहों की कमीज पहने गर्दन तानकर घर में चलती थी और अपनी हर अदा से ये जाहिर कर देना चाहती थी कि वो उस घर की मालकिन है। ठकुराइन गोपाल की माँ और घर की दूसरी लड़कियां और स्त्रियां उससे बहुत जलती थी। दोपहर को जब वो ड्योढ़ी में बैठकर चावल छांट रही होती या मसाला कूट रही होती तो वो आकर चुपचाप ड्योढ़ी की चौखट पर खड़ी हो जाती और मूंगफली छील कर उसके छिलके इधर उधर फेंकती हुई कोई गीत गुनगुनाने लगती। कोस्टोडियन का फैसला था कि उस घर के किराएदार किराया इबादत अली को ही देंगे, इसलिए हर पहली तारीख को कॉपी पेंसिल लिए हुए वो एक एक के कमरे में जाकर कुर्की का वारंट लेकर आए सिपाही की तरह कहती, बराए मेहरबानी किराया अदा कर दीजिए। स्त्रियां इस बात पर झिकती थी कि उनके आदमियों को अभी तनख्वाह तो मिली नहीं और वो किराया लेने पहले ही आ पहुंची है। जब वे विरोध में कुछ भी कहती तो खुर्शीद चुपचाप बाहों के तिकोन बनाए खड़ी रहती और सब सुनकर अंत में फिर यही कह देती, आज पहली तारीख आप किराया दे दीजिए। उससे किराए के लिए मोहलत मांगी जाए ये उसे अच्छा लगता था और वो सबको 2-2 3-3 दिन की मोहलत दे भी देती थी, मगर अगली पहली को फिर उसी तरह कॉपी पेंसिल लिए वो सबके सिर पर आ सवार होती थी।
माई जी आज पहली तारीख है, किराया दे दीजिए। ठाकुरायन और गोपाल की माँ उसके माई जी कहकर बुलाने से भी चिढ़ती थी। गोपाल की माँ कहती थी, मरी की आंख में जरा भी लाज लिहाज नहीं है, जाने इसे कहाँ का जवानी का जोर चढ़ा है। इसके लिए और सब तो माई जी हैं, दुनिया में एक जवान है तो ये अकेले ही है। किराया लेकर खिलाएगी अपने खसम को, सारा दिन जाने कहाँ कहाँ के चक्कर पर चढ़ी रहती है छिनाल। मगर खुर्शीद उनकी बातों की जरा भी परवाह नहीं करती थी और उनके हजार झींकने पर भी उसकी गर्दन में खम नहीं आता था। वो जब सुर्ख या सब्ज ओढ़नी लिए ड्योडीव्स में से गुजरती तो वहां के वातावरण में एक हलचल सी मच जाती। वो खूब उजले कपड़े पहनकर शायद सब पर यह साबित करना चाहती थी कि वो उनमें से एक नहीं है, उनसे अलग है और कहीं ऊंचे रुतबे की है, और उन लोगों से उसकी कोई निस्बत नहीं हो सकती। उसके शरीर का निखार उसकी ऊंचाई की भावना को और भी पुष्ट करता था, और जब वो आती तो जो कोई भी ड्योढ़ी में खड़ा होता वो अनायास ही एक तरफ को हट जाता था। खुर्शीद जितनी ही चुस्त थी और जिस तरह तड़क भड़क के साथ रहती थी, बुढ़ा इबादत अली उतना ही पस्त और खस्ता हाल नजर आता था। घर के बाहर उसके नाम की लकड़ी की तख्ती लगी थी जो धूप और बरसात में आधी से ज्यादा गल चुकी थी। उस पर लिखे हुए नाम में से भी इबादत का हुलिया बिल्कुल बिगड़ गया था और अली ही अली बाकी रह गया था, और वो भी बिल्कुल बुझा हुआ सा। इबादत अली का अपना व्यक्तित्व की तख्ती पर लिखे नाम से ज्यादा भिन्न नहीं था। वक्त की वक्त की मार से ज्यों-ज्यों तख्ती पर लिखे हुए नाम की हालत ज़ोर होती जा रही थी, त्यों-त्यों उसकी अपनी हालत भी ज़ोर होती जा रही थी। उसकी कमर झुक गई थी और पुरानी शेरवानियाँ उसके शरीर पर बहुत ढीली आती थी। उसके व्यक्तित्व में एक ही चीज़ थी जिसकी नोक अब भी तीखी नज़र आती थी, और वो भी उसकी कामदार टोपी। वो जब भी खांसता हुआ ऊपर से नीचे आता तो उसकी वो टोपी उसके व्यक्तित्व से बिल्कुल अलग किसी और के सिर से उतार कर उसके सिर पर रखी हुई प्रतीत होती थी। वो इस तरह डरा हुआ सा लोगों के बीच से गुजरता था जैसे उन सब पर उसे जल्लाद होने का शुबहा हो, जो कटारे ताने खड़े हों। कोई सामने से आ रहा होता तो वो थोड़ा झुककर उसे सलाम भी कर देता। जाने आदत की वजह से ये अपनी लाचारी के एहसास से लोग खुर्शीद का बदला अक्सर उससे निकाल लेते थे। आज की कहानी में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अभी इस कहानी के और भी कई एपिसोड्स बचे हुए हैं, तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानी बाज। धन्यवाद।